नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत पर फिर इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हर एक अपडेट के साथ में हम हाजिर हैं। तो आपका फेवरेट मॉर्निंग शो यानी फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन एक बार फिर से हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर और ब्रिटेन के दौरे के बाद अब 2 दिवसीय दौरे के लिए मालदीव्स के लिए रवाना हो गए हैं। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि कुछ ही समय के बाद में मालदीव्स पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति मोदी को पदभार संभालने के बाद में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आप कहिए भारत के द्वारा जो भेजे जा रहे हैं उनका ये पहला टूर है। और दरअसल मालदीव्स का स्वतंत्रता दिवस है और उसी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है। और हाल के दिनों में जैसे मालदीव्स और भारत के रिश्तों में तलखी आई थी मालदीव्स के रुख के बाद, उसके बाद कैसे मालदीव्स घुटनों पर आया, ये तस्वीर उसकी बानगी है। तो मालदीव्स का स्वतंत्रता दिवस है और उसी अवसर पर खास जो न्योता है वो राष्ट्रपति मोइजू के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया और पीएम नरेंद्र मोदी यूके से मालदीव्स के लिए फिलहाल रवाना हो गए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी मालदीव्स की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। पीएम मोदी मालदीव्स की तीसरी बार यात्रा के लिए पहुंचने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन का अपना टूर कंप्लीट करके मालदीव्स के टूर के लिए निकले हैं। लंदन का जो ये दौरा रहा बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो घनिष्ठता है वो आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। पीएम कीर स्टारमर के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक हुई, कई अहम समझौतों पर बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच। और इसके अलावा किंग चार्ल्स III से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास मुलाकात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की 2 दिनों की ब्रिटेन यात्रा संपन्न हो गई है। पीएम का ये दौरा भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला होगा। इस दौरान पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच हुई मुलाकात खास तौर पर व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित रही। पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरे से किसानों और युवाओं को फायदा मिलेगा, जबकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यूक्रेन और रूस के तनाव का भी जिक्र किया। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। पीएम मोदी ने लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग उत्साहित नजर आए। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने पीएम का भव्य स्वागत और अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में एक विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने उन्हें एक दुर्लभ पेड़ सोनोमा डव ट्री भेंट किया। ये पेड़ एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा है। किंग चार्ल्स ने इसे सैंड्रिंगम एस्टेट में लगाने का वादा किया। पीएम मोदी का ब्रिटेन दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, जिसका दोनों देशों के संबंध को एक नई ऊंचाई देने में अहम योगदान होगा। और साक्षी, जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है SIR के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है और रोजाना इसी तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज फिर एक बार संसद में हंगामे के आसार हैं। 4 दिन हो चुके हैं, आज मानसून सत्र का 5वां दिन है। 1 घंटे भी आप कहिए अभी तक कुल मिलाकर जो संसद की कार्रवाई है मानसून सत्र की वो नहीं चल पाई है, प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं हो पाई है क्योंकि विपक्ष हमलावर है और उसी बीच सत्ता पक्ष भी जोरदार जो जवाब है वो देता हुआ नजर आ रहा है। तो मकर द्वार पर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें विपक्षी सांसदों की तरफ से
नजर आने वाली हैं। संसद में एसआईआर पर जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। आज भी जोरदार हंगामा दिखने वाला है। विपक्षी आज गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक पैदल मार्च निकालने की तैयारी में है। तो बिहार में बिहार चुनाव से पहले लगातार बवाल देखा जा रहा है और पटना से लेकर दिल्ली तक इस बवाल की जो गूंज है वो साफ तौर पर सुनाई भी दे रही है। दल के वोटर डिलीशन, वोटर एडिशन, न्यू वोटर्स who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. राजीव गांधी जी ने युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए जब ये कानून लेकर आए, उसमें उन्होंने जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो है खुद का प्रोविजन किया। ये पार्लियामेंट में माननीय राजीव गांधी जी का पास किया हुआ कानून है। अपने पिताजी के भी पास किए हुए कानून को नहीं मानते हैं। 2003 के अंदर जो है बिहार में इस तरह का एसआईआर हो चुका है, और एसआईआर क्यों नहीं होगा? और श्वेता, आज ज्यादा हंगामा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आज मतदाता सूची सत्यापन का आखिरी दिन है और इसके बाद में 61 लाख लोगों के वोट्स कट सकते हैं। और देखिए, जो वोटर वेरिफिकेशन बिहार में हो रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे मृतकों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल थे, तो इन सबके जो नाम है वो हटाए जा रहे हैं। और ऐसे में 1 सितंबर तक आपत्ति या दावे का मौका जरूर है, लेकिन 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सबके बाद में तेजस्वी यादव के बाद में अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि तेजस्वी यादव ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें विपक्ष को हार का डर सता रहा है। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की बात भी कह रहे हैं और बीजेपी का कहना है कि वो पहले डरे हुए। एक रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर बिहार में बवाल, तेजस्वी यादव की ललकार। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग हर के सोने नहीं देंगे। बहुत सदन से सड़क तक संग्राम, चुनाव से पहले महासंग्राम। चुनाव बहिष्कार की धमकी, छिड़ गया बड़ा घमासान। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर सदन से लेकर सड़क तक बवाल मच गया है। विपक्ष जहां विधानसभा में जमकर हंगामा कर रहा है, तो वहीं एनएसयूआई ने आज पटना की सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात को काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव लगातार मुखर हैं। उन्होंने तो बिहार विधानसभा में चुनाव के बहिष्कार तक की धमकी दे दी है, जिस पर सियासत और गर्म हो गई है। तेजस्वी लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो वहीं तेजस्वी के बयान पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष पहले ही हार मान चुका है, इसलिए बहिष्कार की बात करने लगा है। या तो वो समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है, तो वो पहले ही किसी बहाना बना के तेजस्वी मैदान से अलग हो जाना चाहते हैं, या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है कि चुनाव की बड़ी हार दिख रही है। बिहार में आज मतदाता सूची के सत्यापन का आखिरी दिन है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक की जानकारी के मुताबिक करीब 61 लाख लोगों का नाम मतदाता लिस्ट से काटा जा सकता है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है। कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में एसआईआर को लेकर छिड़ी रार कम होती नहीं दिख रही है। तो बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तू मैं भी तेज होती जा रही है। खासतौर पर एसआईआर को लेकर के जो छिड़ी हुई रार है वो बहुत व्यक्तिगत होती जा रही है। विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच जबरदस्त तू मैं हो गई। वहीं इस सबके बीच में बात जब लालू तक पहुंची तो भला तेज प्रताप यादव कैसे चुप बैठ जाते? उन्होंने भी वार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शुक्र मनाइए कि मैं नहीं था, वरना बुखार छुड़ा देता। ऐसे में लगातार जो बयानबाजी है वो कैसे तेज हो रही है, आपको सुनवाते हैं। बिहार में चुनावी साल, सियासत में बवाल। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। एसआईआर की लड़ाई
अब माँ बाप पर आई। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? तेजस्वी सम्राट चौधरी में जमकर तू मैं। फैमिली पर बात आई, जंग में कूदे तेजू भाई। अंदर हम नहीं थे, तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देंगे। बिहार में एसआईआर को लेकर छिड़ी लड़ाई अब व्यक्तिगत हो गई है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच जमकर कहासुनी हुई। दोनों की तरफ से जमकर जुबानी हमला बोला गया, जिसके बाद सदन में जमकर बवाल हो गया। आप जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? विधानसभा में जोरदार हंगामे के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की और कहा कि सदन में बीजेपी के नेता उन्हें गाली दे रहे थे। जब परिवार पर व्यक्तिगत हमले की बात आई तो तेज प्रताप यादव भला कैसे चुप रहते। तेज प्रताप ने कहा कि अगर हम सदन में होते तो उनका बुखार छुड़ा देते। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देंगे। चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी के साथ है और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना, अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? बिहार में एसआईआर पर जमकर बवाल हो रहा है। सियासी लड़ाई अब धीरे धीरे व्यक्तिगत बयानबाजी पर उतर आई है। बिहार में अभी तो चुनाव की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ है, तब ये हाल है। चुनावी बिगुल बजेगा तो बिहार की सियासत का क्या हाल होगा? वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कल 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की है। ये चर्चा 3 घंटे करीबन चली है और बहुत ज्यादा सकारात्मक ये बैठक रही। और समय समय पर आरएसएस की तरफ से मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ऐसी बैठकें की जाती है ताकि उनके दृष्टिकोण को समझा जा सके और इस बैठक के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। आरएसएस का प्लान एम आखिर कितना कारगर? मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ भागवत की मुलाकात। 70 से ज्यादा धर्म गुरुओं से मिले मोहन भागवत। वैसे तो आरएसएस सीधे तौर पर राजनीति से दूरी बनाने की बात करता है, लेकिन माना जाता है कि देश की मौजूदा राजनीति में सत्ता के पहियों को कहीं न कहीं गति तो नागपुर स्थित संघ मुख्यालय से ही मिलती है। तो वहीं मुस्लिमों के प्रति संघ के दृष्टिकोण पर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। इन उठते सवालों के साथ ही संघ और मुसलमानों के बीच की दूरी को पाटने की पहल भी की जा रही है। इसी क्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। आरएसएस की टॉप लीडरशिप और 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्म गुरुओं, बुद्धिजीवियों, मौलानाओं, स्कॉलर के बीच करीब 3 घंटे बातचीत हुई। मोहन भागवत के साथ मुस्लिम धर्म गुरुओं की मुलाकात को काफी सार्थक माना जा रहा है। ये जो बैठक है ये कई मायनों में अहम है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब ये बैठक हुई हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक की ये बैठक जो है पहली बार इस तरीके से बैठक हो रही थी, जिसमें तमाम देश भर के जो बुद्धिजीवी मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके साथ में ये बैठक की गई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच हुई बैठक को काफी सकारात्मक माना जा रहा है। इस बैठक में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद और आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, सहसर कार्यवाह कृष्ण गोपाल, रामलाल, इंद्रेश कुमार सहित आरएसएस के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। और चलिए खबर अब उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण गैंग से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जहां ईडी को आज छांगूर की रिमांड मिल सकती है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रही है, जो विदेशों से फंडिंग हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उससे जुड़ी हुई। क्योंकि धर्मांतरण के साथ साथ में छांगूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप भी हैं। करोड़ों रुपए की फंडिंग उसके द्वारा ली जा रही थी और उसी को लेकर ईडी ने छापेमारी की थी। फिलहाल कोर्ट में आज पेशी होगी और ईडी के द्वारा तमाम जो सवाल है वो भी रखे जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर। फिलहाल एटीएस की कस्टडी में है छांगूर और अब कोशिश होगी ईडी की टीम की कि ईडी पूछताछ और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाए। आज ईडी को इसी के लिए रिमांड छांगूर की मिल सकती है। ईडी की अर्जी पर कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और छांगूर का बचना फिलहाल बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि छांगूर के खिलाफ में जो सबूत मिले हैं वो पुख्ता
है। यहाँ तक कि जो पीड़ित लड़कियां हैं उन्होंने भी बयान दिए हैं और बताया कि कैसे छांगुर एक बड़ा धर्मांतरण का नेक्सस ऑपरेट कर रहा था। ईडी ने हाल ही में छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज बरामद किए थे, जिनमें उसकी काली कमाई के कई सबूत ईडी के हाथ लगे थे। उन तमाम दस्तावेजों पर छांगुर का बयान दर्ज होना है। वहीं धर्मांतरण के इस ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर ये जो नेक्सस चलाए जा रहे हैं, योगी सरकार बहुत ज्यादा सख्त है। उन्होंने सॉफ्ट टेरर के ऊपर प्रहार करने की बात कह दी है। और जिस तरह से हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, अवैध धर्मांतरण प्रेम जाल में फंसा करके हिंदू बेटियों को टारगेट करने का जो नेक्सस चल रहा है, उस पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। पहले यूपी के बलरामपुर से छांगुर की जानकारी मिलती है और उसके बाद में आगरा से भी एक ऐसे ही नेक्सस का भंडाफोड़ होता है। चाहे आगरा से पता चला ये केस हो या फिर छांगुर हो, हर किसी के ऊपर प्रहार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि सनातन धर्म के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुंबई के बाद अब आपको ओडिशा के बहुत जिले लेकर चलते हैं, जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से नदी नाले बहुत ज्यादा उफान पर हैं। और एहतियात बरतने के लिए प्रशासन लोगों को लगातार कह रहा है, लेकिन लोग नहीं मानते। एक ट्रैक्टर चालक का कारनामा आपको दिखाते हैं। वो पानी की तेज बहाव में अपने ट्रैक्टर को उतारने लगा, लोगों ने मना किया लेकिन उसने नहीं माना। और उसके बाद में कैसे ये ट्रैक्टर चालक बहता हुआ नजर आ रहा है, ट्रैक्टर बीच पानी में फंस जाता है और कैसे आसपास में अफरा तफरी मचती हुई नजर आती है, वो भी आप देखिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस कैसे उसे भारी पड़ गया, ये तस्वीर उसकी मिसाल है। अब खबर आपको मेरठ से बताते हैं, जहां मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 6 महीने से मंदिर में पूजा पाठ करने वाला युवक, दरअसल जो अपना नाम कृष्ण बता रहा था, वो कृष्ण नहीं बल्कि बिहार के मौलवी का बेटा कासिम निकला। अब इस पूरे गड़बड़ झाले का खुलासा कैसे हुआ, खबर कैसे सामने आई, आप भी देखिए। मेरठ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बिहार के एक शख्स ने रूप, नाम और धर्म बदलकर ऐसी ठगी को अंजाम दिया जिसे देखकर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो में भगवा वस्त्र पहने इस शख्स का नाम कासिम है और ये मेरठ के मंदिर में कृष्ण नाम से पुजारी बनकर पूजा पाठ करा रहा था। दरअसल मेरठ के दादरी गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है। 1 साल पहले कासिम गांव में आया और अपना नाम कृष्ण पुत्र संतोष निवासी दिल्ली बताते हुए मंदिर में रहने के लिए गांव वालों से इजाजत मांगी। मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, लिहाजा गांव वालों ने इस शख्स को मंदिर में रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद ये मंदिर में रहकर पूजा अर्चना करने लगा, लेकिन उसके आचार विचार और व्यवहार से लोगों को शक हुआ तो गांव वालों ने उससे उसका आधार कार्ड मांगा, तो वो मंदिर से करीब 15 दिनों के लिए गायब हो गया। लेकिन फिर वो अचानक मंदिर में आ गया और मंदिर से कुछ सामान निकालने लगा। तभी गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पोल खुल गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कासिम को हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस अब बिहार पुलिस के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई करेगी। और सावन के इस पावन महीने में वाराणसी से भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी सामने आई है, जहां पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के कपाट जो बंद थे, जिसमें ताला लगा हुआ था, अब वो भक्तों के लिए खोल दिया गया है और आज भक्त वहां पर दर्शन पूजन कर सकते हैं। और सालों से ये मंदिर बंद पड़ा था और ये जो मंदिर है मुस्लिम बाहुल इलाका मदनपुरा में स्थित है। अब इसका ताला खुल चुका है, तो कैसे पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु तैयार हैं, डिटेल में रिपोर्ट देखिए। वाराणसी से शिव भक्तों के लिए सावन के पावन महीने में बड़ी खुशखबरी है। सावन में पूरे देश में बम बम भोले की गूंज है, लेकिन सैकड़ों वर्षों पुराने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में अब तक सन्नाटा पसरा था। सालों से बंद पड़ा ये मंदिर पिछले साल दिसंबर में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब सनातन रक्षक दल ने इसका वीडियो डाला। तमाम हिंदूवादी संगठन इकट्ठा हुए और प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में फरवरी में इसका ताला खुला था, लेकिन एक दिन ताला खुलने के बाद फिर से ये मंदिर बंद हो गया। सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा के मुताबिक मंदिर में पेंट और मरम्मत के काम के लिए जब वो मंदिर में गए तो इलाके के मुस्लिम पार्षद ने काम रोकते हुए नगर निगम से परमिशन लाने को कहा। उस दिन से नगर निगम और प्रशासन के पास जाते जाते थक गए, लेकिन परमिशन नहीं मिली, जिसके चलते ये मंदिर अब तक बंद था। लेकिन अब परमिशन मिल गई है, मंदिर खुल गया है। फिर से मंदिर में बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि बाणगंगा इलाके में हिंदू परिवारों को पलायन पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। और यही कारण है कि वहां से बड़ी संख्या में जो हिंदू परिवार है वो बाहर जाने को मजबूर है, जिसके बाद में बजरंग दल
मंडल और विश्व हिंदू परिषद बहुत ज्यादा गुस्से में आए। उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया और इसी के साथ साथ पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। आपको दिखाते हैं खबर। भोपाल के बाणगंगा इलाके में हिंदू संगठनों की ये नारेबाजी और प्रदर्शन समुदाय विशेष के खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि आरोप है कि इलाके में हिंदुओं को टारगेट कर परेशान किया जा रहा है, लिहाजा हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हैं। देखिए, ये राजधानी होने के बावजूद यहाँ के मुस्लिम समाज द्वारा यहाँ हिंदू समाज के लोगों को आतंकित किया जा रहा है। यहाँ तलवारबाजी करते हैं, आए दिन गुंडागर्दी करते हैं, हमारी बहन बेटियों को, हिंदू बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके घरों पे बुलडोजर। ये विवाद का जन्म तब हुआ जब मुहर्रम के त्योहार पे जबरन इस्लामिक झंडा हिंदू परिवार के घर पे लगाया जा रहा था, तब से ही उन परिवार को टारगेट किया जा रहा है। भोपाल में, पूरे प्रदेश में मुस्लिम फन फरकार के और काम कर रहे हैं। उसके बाद सरकार क्या कर रही है? हिंदुओं की कहलाने वाली सरकार क्या कर रही है? अराजक तत्व का हिंदू परिवारों में खौफ इस कदर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने तक से बचते हैं। इन परिवारों का दावा है कि समुदाय विशेष के गुंडों की ओर से धमकियां तक दी जाती हैं। यहाँ खड़े होकर चिल्ला चोट करना, गाड़ी की पोपो बजाना, माँ बहन की गाली बकना, जोर जोर से मोबाइल बजाना, जहांगीराबाद से मन्नत पे खड़े आ जाओ, लड़कों को बुलाते, ये एरिया का नाम मन्नत रखा है इन्होंने। हाँ, रात भर 2:30 बजे, कभी 11 बजे, कभी 2:30 बजे उठ के भगाना पड़ता है। परेशान है, चिल्ला चोट से, आतंक से, कभी बर्थडे बनाना, कभी केक कटाना, ये सब जारी रहता है। यहाँ से लगा के तो यहाँ तक पूरे में केक काटते हैं। ऐसे में हिंदू परिवारों ने अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई और गुंडागर्दी से सुरक्षा की मांग की है। अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन से शिकायत के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर सख्ती हुई है, लेकिन अभी भी पलायन की स्थिति बनी हुई है। यहाँ के हिंदू परिवार कह रहे हैं कि अगर ये गुंडागर्दी बंद नहीं हुई तो हमें घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। कैमरामैन कमलेश के साथ मकरंद काली, टाइम्स ऑफ नवभारत, भोपाल। आप बने रहिए हम दोनों के साथ में, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला